हेलो दोस्तों, राइमो स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। हमारी शादी को कुछ ही दिन हुए थे कि हमसे एक गलती हो गई। हमारे कमरे का दरवाज़ा खुला रह गया और उस दौरान हमारा छोटा देवर पूरी रात उसमें झांकता रहा। हमें इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी, लेकिन अगले ही दिन जैसे ही मेरे पति ऑफिस गए, मेरा देवर कमरे में आ गया और मुझसे अजीब बातें करने लगा। उसने कहा, भाभी, कल रात मैंने आपको भैया के साथ देखा, आप खुश नहीं लग रही थी। अब उन्होंने इस उम्र में शादी की है तो शायद वह आपको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत करें, मैं अभी 21 साल का हूँ, आप एक बार मौका देकर देखिए। उसकी यह बातें सुनकर मैं एकदम सुन्न रह गई। मैंने उसे तुरंत कमरे से बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन उसने बाहर जाने के बजाय। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नव्या है। मेरी शादी एक छोटे से परिवार में हुई थी। घर में 4 लोग थे, मैं, मेरे पति, मेरी सास और मेरा छोटा देवर। मेरी सास और देवर दोनों ही मेरे पति के सौतेले थे। मेरी सास दरअसल मेरे पति की सगी मौसी थी। मेरे ससुर जी की पहली पत्नी जल्द ही गुजर गई थी, तो मेरे ससुर ने अपनी छोटी साली से दूसरा विवाह किया था ताकि मेरे पति अनिल की ठीक से परवरिश हो सके। इस दूसरे विवाह से उनके एक और बेटा हुआ, दीपेश, जो अब 18 साल का था। अनिल हमेशा अपनी मौसी को अपनी असली माँ मानता था और मानना भी चाहिए था, क्योंकि मेरी सास ने उसे माँ बनकर ही पाला था। शादी के शुरुआती कुछ दिन तो अच्छे बीते, लेकिन फिर मेरी सास के व्यवहार में बदलाव आने लगा। अचानक उन्होंने हमसे यह जिद करनी शुरू कर दी कि हम रात में अपने कमरे का दरवाज़ा खुला रखें। मुझे यह बहुत अजीब लगा, इसलिए मैंने साफ मना कर दिया, लेकिन मेरे पति अनिल अपनी माँ की हर बात मानते थे, तो उन्होंने बिना कुछ कहे उनकी बात मान ली। हमारी शादी को अभी 15 दिन भी नहीं हुआ था कि मेरी सास ने मेरे साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि कुछ ही दिनों में मेरे पति को भी एहसास होगा कि अब वह शादीशुदा है और उन्हें अपनी पत्नी की भी परवाह करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगले 3-4 दिन बीत गए, लेकिन मेरे पति ने एक बार भी कमरे का दरवाज़ा बंद करने की हिम्मत नहीं की। हर रात हमारा कमरा खुला रहता और मेरा देवर बाहर से झांकता रहता। कभी कभी वह जानबूझकर कमरे के बाहर से गुजरता और हमारी ओर देखने लगता। मुझे यह सब बहुत खराब लगने लगा। आखिर शादी के बाद पति पत्नी को थोड़ी प्राइवेसी तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन मेरी सास बिल्कुल पुराने विचारों की थी और हमें दरवाज़ा बंद करने की इजाज़त नहीं थी। धीरे धीरे यह सब मेरे लिए असहनीय होने लगा। एक दिन मैंने गुस्से में अपनी सास से कह ही दिया, सासू माँ, यह कैसी परंपरा है आपकी? हमारी शादी को अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ और आपने मेरे लिए यह ससुराल जहन्नुम बना दिया है। मैंने शादी के बाद काफ़ी चीज़ें सहन की, लेकिन अब और नहीं। मैंने सासू जी से साफ साफ कह दिया, अब आप अपने बेटे से कहिए कि वह अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर सकता है। मुझे रात को दरवाज़ा खुला रखकर सोना सही नहीं लगता। घर में आपका छोटा बेटा भी रहता है और अब वह बड़ा हो रहा है। वह 18 साल का जवान लड़का है। मेरी बात सुनकर सासू जी तुरंत बोली, मुझे भी यही कहना था। घर में तुम्हारा जवान देवर भी है और तुम दोनों हर रात दरवाज़ा बंद करके कमरे में रहते हो। तुम्हारा बंद दरवाज़ा देखकर मेरे छोटे बेटे के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। लेकिन मैं अपने बेटे को बिगाड़ना नहीं चाहती। मैं जो कुछ कर रही हूँ वह सिर्फ अपने बेटे को अच्छे संस्कार देने के लिए कर रही हूँ। उनकी बात सुनकर अनिल भी तुरंत उनका समर्थन करने लगा। वह बोला, नाव्या माँ, बिल्कुल सही कह रही हैं तुम, बेवजह उन्हें समझाने की कोशिश मत करो। आज तक उन्होंने ही हमें अच्छे संस्कार दिए हैं, तभी मैं आज एक अच्छी नौकरी पर हूँ। तुम माँ के संस्कारों पर सवाल मत उठाओ। अनिल की बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। मेरा देवर दीपेश मुझसे नजरें मिलाकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। उनकी बातें सुनकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन अनिल तो ऑफिस के लिए निकल गया। गुस्से में मैं अपने कमरे में चली गई और खुद को कोसने लगी कि आखिर किस घड़ी में मैंने अनिल से शादी करने के लिए हाँ की थी। गुस्से में ही मैंने अपनी माँ को फोन लगाया और उन्हें सारी बातें बता दी, लेकिन मेरी लंबी शिकायतें सुनने के बाद भी माँ ने मुझे यही समझाया, शादी के शुरुआती दिनों में कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं। एक बार शादी को साल भर हो जाए
तो सब तुम्हारा ही माना जाएगा। शुरुआत में सास बहू की परीक्षा लेती है, लेकिन जब उसे लगेगा कि तुम सीधी साधी और सास का कहना मानने वाली हो तो धीरे धीरे सारा घर तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। बस थोड़ा धैर्य रखो। माँ ने मुझे प्यार से समझाने की कोशिश तो की, लेकिन मेरी असली परेशानी तो मैं ही जानती थी। मेरे पास पति होते हुए भी मैं उनसे एक अजनबी की तरह रह रही थी। मुझे उनके साथ अकेले में बैठकर बातें करने का मन होता, लेकिन ना तो मैं उनसे खुलकर कुछ कह पाती थी और ना ही उनके साथ प्यार के कुछ पल बिता पाती थी। जब भी घर के लोग सो जाते और मैं अनिल के पास जाने की कोशिश करती, तभी दरवाजे के बाहर कभी सासू माँ दिखाई देती तो कभी देवर। उस दिन माँ से शिकायत करने के बाद भी कोई हल नहीं निकला। माँ से फोन करके मैं अपने नसीब को कोसती हुई चुपचाप आंसू बहाने लगी। मेरी सास को तो मेरे रोने का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वे अपनी सहेली से मिलने चली गई। उनके घर से जाते ही दीपेश घर पर अकेला था। जैसे ही उसकी माँ बाहर गई, उसने घर का दरवाजा लॉक कर दिया और मेरे कमरे में आ गया। मुझे रोते हुए देखकर वह पास आकर बैठ गया और बोला, भाभी, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी रोनी धोनी लड़की हो। इतनी छोटी छोटी बातों पर अपनी कीमती आंसू क्यों बहा रही हो? देखो, इस घर में दो मर्द हैं, एक भैया और दूसरा मैं। भैया माँ का पूरा आज्ञाकारी हो सकता है, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। तुम अपनी इच्छाएं मुझसे कह सकती हो। यह सुनकर मैंने जवाब दिया, तुम मुझसे बातें करने आए, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन तुम मेरा दर्द नहीं समझ सकते। शादी के कुछ ही दिनों में मेरे साथ ऐसा सब कुछ होगा, यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम अभी इन सब बातों को समझने के लिए बहुत छोटे हो। पति होते हुए भी उससे दूर रहने का जो दुख होता है, वह मैं तुम्हें समझा नहीं सकती, और समझा भी दूँ तो शायद तुम्हें समझ नहीं आएगा। यह कहते कहते मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए। दीपेश ने अपने हाथों से मेरे आंसू पोंछ हुए कहा, भाभी, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि मैं बच्चा नहीं हूँ। तुम मुझे छोटा मत समझो। सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारी जैसी लड़की ने भैया जैसे बोरिंग और शांत आदमी से शादी करने के लिए हाँ कैसे कर दी। असली जोड़ी तो हमारी बनती थी, लेकिन क्या करे। माँ को अब भी लगता है कि मैं छोटा हूँ, वरना तुम्हारी फोटो देखकर मैंने ही माँ से कहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन माँ ने मेरी बात को मजाक में डाल दिया। उस समय मुझे भी दीपेश की बातें मजाक ही लगी थी, लेकिन ये नहीं पता था कि उसकी नीयत मुझ पर कुछ और ही थी। उस दिन के बाद से दीपेश मेरे साथ पहले से ज्यादा खुलकर बातें करने लगा था। उसी रात जब हम सब डिनर कर रहे थे, अचानक मुझे अपने पैर पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। मैंने टेबल के नीचे झांक कर देखा तो पाया कि दीपेश ने अपना पैर मेरे पैर पर रखा हुआ था। जो शरारतें मेरे पति को मेरे साथ करनी चाहिए थी, अब वही मेरा देवर करने लगा था। सामने सब लोग बैठे थे, इसलिए मैं चुप रही। मैंने गुस्से में उसे घूर कर देखा तो उसने अपना पैर हटा लिया और हल्की सी मुस्कान के साथ मुझे देखने लगा। उसकी वह मुस्कान कुछ अलग ही इशारा कर रही थी। उस रात हमेशा की तरह मैं अपने कमरे में अकेले सो गई। पिछले कुछ दिनों से अनिल पर मेरा गुस्सा था, इसलिए मैं उससे पीठ फेर कर सोती थी। मेरी नजरें कमरे के दरवाजे पर लगी रहती, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी। उस रात भी मैं चुपचाप लेटी थी कि अचानक मुझे दरवाजे पर दीपेश दिखाई दिया। वह हाथ से इशारा करके मुझे बाहर बुला रहा था। मैंने भी इशारे से मना कर दिया, लेकिन वह बार बार मुझे बुलाने की कोशिश करता रहा। जब उसने देखा कि मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही तो उसने मुझे आंख मार दी। दिन बदिन वह और भी शरारती होता जा रहा था। अगले दिन मैं उसे अकेले में पकड़कर उसकी अच्छे से क्लास लगाने वाली थी, लेकिन तभी पता चला कि वह कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए 2 दिनों के लिए बाहर गया है। उसके ना होने का थोड़ा मलाल तो था, लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि आज हमारा कमरा खुला रहने के बावजूद मैं बेझिझक अपने पति के पास जा सकती थी। उस रात घर में सिर्फ हम 3 लोग थे, मैं, अनिल और सासू जी। जब रात हुई तो मैंने धीरे से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया
और अनिल के पास गई। मैं पीछे से उसे गले लगाने लगी, लेकिन अचानक वह झटके से मुझसे दूर हो गया और गुस्से में बोला, नाव्या यह क्या कर रही हो? मेरे पास आने से पहले तुमने मेरी परमिशन ली? मुझे बिना पूछे इस तरह छूना बिल्कुल पसंद नहीं। अनिल की बात सुनकर मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गई। क्या एक पति पत्नी के बीच भी स्पर्श के लिए परमिशन लेनी पड़ती है? मैंने अनिल से कहा, तुम यह क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। क्या पत्नी को अपने ही पति को गले लगाने के लिए इजाज़त लेनी पड़ती है? मुझे उसकी बातें बेमतलब लग रही थी, इसलिए मैं फिर से उसके पास जाने लगी, लेकिन इस बार उसने हद कर दी। उसने मेरे कंधों पर दोनों हाथ रखे और गुस्से में बोला, नाव्या एक बात ध्यान से सुन लो। मैं अपनी माँ की आज्ञा कभी नहीं तोड़ूंगा। मैंने तय कर लिया है कि जब तक हम बच्चा प्लान नहीं करेंगे तब तक इस कमरे का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होगा। और यह मेरी आखिरी फैसला है। मुझे अभी कम से कम 2 साल तक बच्चा नहीं चाहिए, इसलिए हमें एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए। उस दिन अनिल ने मेरी औकात दिखा दी थी। इसका मतलब क्या था? क्या उसने मुझे इस घर में सिर्फ एक नौकरानी के तौर पर लाया था? अब मुझे लगने लगा था कि इस घर में मेरी कोई अहमियत नहीं थी। मैं मायके भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरी बड़ी बहन पहले ही अपने ससुराल से झगड़ कर घर आकर बैठी थी। ऐसे में अगर मैं भी मायके चली जाती तो माँ पापा और भी टेंशन में आ जाते, इसलिए मैंने चुपचाप आंसू बहाए और सोने की कोशिश की। 2 दिन तक मुझे दीपेश की बहुत कमी खली। जब भी मैं उदास होती तो वह तुरंत समझ जाता और मुझसे बातें करके मेरा मूड हल्का कर देता। इन 2 दिनों में उसकी बातें, उसकी शरारतें, उसकी हंसी, सब कुछ मुझे बहुत याद आ रहा था। जब वह अपने कॉलेज प्रोजेक्ट से लौटा तो उसे देखते ही मेरी आंखें भर आई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा कोई अपना घर वापस आया हो। लेकिन तभी एक अजीब ख्याल मेरे मन में आया, क्या मैं दीपेश को लेकर कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी हूँ? नहीं नहीं, यह सिर्फ एक अच्छी दोस्ती है। वह मेरा देवर है, मुझसे पूरे कुछ साल छोटा। मैं उससे प्यार नहीं कर सकती। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की। शाम को जब मैं किचन में खाने की तैयारी करने लगी तो दीपेश मेरे पास आया और बोला, भाभी आज खाने में क्या बना रही हो? मैंने कहा, आलू की सब्जी। आलू सुनते ही उसने मुंह बना लिया और बोला, मुझे आलू खाने का बिल्कुल मन नहीं है। वैसे तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, लेकिन आज मेरा मन पालक खाने का है। मैंने कहा, लेकिन घर में पालक तो नहीं है। वह तुरंत बोला, तो फिर चलो मैं तुम्हें बाजार ले चलता हूँ, तुम अपनी पसंद की सब्जियां खरीद लेना। उसका यह कहना मुझे अजीब लगा। अब तक मैं अपने पति के साथ भी बाहर नहीं गई थी तो देवर के साथ कैसे जाती? मैंने सासू माँ की ओर देखा, उम्मीद थी कि वह मना कर देंगी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने मुझे दीपेश के साथ जाने की इजाज़त दे दी। शायद उनके पास कोई और चारा भी नहीं था, क्योंकि अनिल ऑफिस में था और सासू जी मुझे अकेले कहीं जाने नहीं देती थी। उस दिन पहली बार मैं दीपेश के साथ बाहर जाने वाली थी। दीपेश के साथ सब्जी लेने जाना मेरे लिए नया अनुभव था। जब मैं उसकी बाइक पर बैठी तो रास्ते में जाने कब मेरा हाथ उसके कंधे पर चला गया, और जब तक बाइक रुकी मेरा ध्यान भी नहीं गया कि मेरा हाथ, लेकिन उतरते ही मैंने देखा कि वहाँ कोई सब्जी बेचने वाला नहीं था। मैं चौंक कर बोली, दीपेश तुमने यहाँ गाड़ी क्यों रोकी? यहाँ तो कोई सब्जी मंडी नहीं है। दीपेश मुस्कुराते हुए बोला, 2 मिनट रुको, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। थोड़ी ही देर में वह लौटा और मेरा हाथ पकड़कर एक चाट सेंटर की तरफ ले जाने लगा। मैं हैरान होकर बोली, हम तो सब्जी लेने आए थे, यह खाने पीने की जगह क्यों लाए हो? दीपेश ने हंसकर कहा, हर लड़की का सपना होता है कि कभी उसका पति उसे इस तरह बाहर ले जाए, उसके साथ वक्त बिताए, लेकिन भैया के पास तो तुम्हारे लिए समय ही नहीं है। मैंने सोचा कि उनका यह काम भी मैं ही कर देता हूँ। पालक तो बस बहाना था, असली मकसद तो तुम्हें बाहर लाना था। अब ज्यादा मत सोचो, जल्दी से
अपनी पसंद की चाट ऑर्डर करो और मुझे भी अपने हाथों से खिलाओ। दीपेश की इस बात से मेरी आंखें भर आईं। वह मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहा था, जो असल में मेरे पति को पूरी करनी चाहिए थी। मेरे लिए सोचने वाला, मेरी पसंद नापसंद का ध्यान रखने वाला, मेरे दिल को समझने वाला अगर कोई था तो वह दीपेश था, ना कि अनिल। धीरे धीरे मेरी हर छोटी छोटी इच्छा दीपेश समझने लगा था। जब भी मुझे बाहर जाने या कुछ अच्छा खाने का मन करता, मैं बस इशारों में ही दीपेश से कह देती और फिर वह कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे बाहर ले जाता। मुझे खुद भी एहसास नहीं हुआ कि हमारे रिश्ते ने एक अलग ही मोड़ लेना शुरू कर दिया था। एक दिन दीपेश अपना कॉलेज प्रोजेक्ट लेकर मेरे कमरे में आया और अनिल के सामने ही बोला, भाभी, यह फाइल 3 दिन में कॉलेज में जमा करनी है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं कुछ बोलती इससे पहले ही अनिल ने जवाब दे दिया, हाँ, तुम्हारी भाभी जरूर मदद करेगी। अनिल को कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि दीपेश मुझसे इतने अधिकार से कैसे बात कर रहा था। उसने खुद ही मेरी तरफ से हाँ कर दी तो मैं भी चुपचाप दीपेश की मदद करने लगी। अनिल थोड़ी देर बाद माँ के कमरे में चला गया और मैं और दीपेश अकेले प्रोजेक्ट पर काम करने लगे। तभी अचानक दीपेश ने अपनी पेन से मेरे हथेली पर एक हल्की सी लाइन खींच दी और हंसने लगा। उसकी इस हरकत से मैं भी हंस पड़ी और मस्ती मस्ती में मैंने भी उसकी हाथ पर शाई लगाने की कोशिश की, लेकिन तभी दीपेश ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मस्ती मस्ती में मैंने जो पेन पकड़ा था वह गलती से मेरी कमर में टकरा गया। मुझे जोर से दर्द हुआ और मैं एक जगह बैठ गई। दर्द के कारण मैंने हाथ कमर पर रख लिया। दीपेश तुरंत घबराया और बोला, भाभी, लगी क्या? बिना कुछ सोचे समझे उसने धीरे से मेरा हाथ हटाया और मेरी कमर पर बने छोटे से जख्म को देखने लगा। फिर हल्के हाथों से उसने उस जगह पर उंगलियां फेरनी शुरू कर दी, जिससे मुझे और भी अजीब सा एहसास होने लगा। उसकी स्पर्श से मेरे मन में हलचल मच गई। हमारा रिश्ता दोस्ती और परिवार के दायरे से आगे बढ़ने लगा था, कुछ ऐसा जो शायद हमें खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। अचानक मेरी नज़र दीपेश पर पड़ गई। वह अपनी चोट को ठीक करने में व्यस्त था, लेकिन उस समय अचानक दीपेश की नज़र मुझ पर पड़ी और उसकी आंखों में मेरे लिए कुछ अलग तरह की भावनाएं थी। जैसे ही हम एक दूसरे से दूर हो गए, सासू माँ मेरे कमरे में आई और दीपेश को अपने साथ बाहर ले गई। उनका आज्ञाकारी बेटा उस रात अपने कमरे में सो गया। उस रात में अलग ही विचारों में डूबी हुई थी। मेरे दिमाग में जो विचार चल रहे थे वह मेरे पति के नहीं थे, बल्कि मेरे देवर के थे। इसी सोच में मुझे सुकून की नींद आई। अगले दिन मैं तैयार हो रही थी क्योंकि मुझे अपना फेशियल करना था। फेशियल के बाद मैंने सोचा कि आज मुझे खास तरीके से तैयार होना है। मेरी बहन ने मुझे एक साड़ी गिफ्ट की थी और मैंने तय किया कि आज वही पहनने वाली हूँ। जब मैं उसे पहनने लगी तो मुझे पता चला कि साड़ी के ब्लाउज की नॉट ठीक से नहीं बंध रही थी। तभी दरवाजे पर हल्का ठोकने की आवाज़ आई। वह दीपेश था, जो पूछ रहा था कि क्या वह अंदर आ सकता है। मेरी अनुमति मिलने से पहले ही वह कमरे में आ गया। जब उसने मुझे इस स्थिति में देखा तो वह मेरे करीब आ गया और मेरे बालों को एक तरफ कर मेरे ब्लाउज की नॉट बांधने लगा। उस समय का उसका स्पर्श कुछ अलग ही था। नॉट बांधने के बाद उसने मुझे अपने पास खींच लिया और मेरी खूबसूरती की तारीफ करने लगा। वह बोला, भाभी, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। यह फैशनेबल साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। तुम रोज ऐसे ही रहा करो। तभी सासू माँ भी मेरे कमरे में आ गई और दीपेश को मेरे करीब देखकर उसे डांटने लगी। उस दिन वह मेरे कमरे से बाहर चला गया, लेकिन रात को वह चुपचाप मेरे कमरे में आ गया। मेरे पति को सासू माँ ने अपने कमरे में बुला लिया था। दीपेश और फिर से बोला, भाभी, के साथ आज बहुत सुंदर लग रही हो, लेकिन इस सुंदरता का क्या फायदा? भैया तो तुम्हें ध्यान से देखता भी नहीं। मुझे लगता है कि इस घर में तुम्हारी सुंदरता जाया हो रही है। मैंने कहा, वह कैसे?
तुम तो हर मौके पर मेरी तारीफ करते हो, लेकिन अब सिर्फ तारीफ से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपनी सीमाएं थोड़ी बढ़ानी होंगी। उस समय मुझे दीपेश की बातें पूरी तरह समझ में आ गई थी। पिछले कुछ दिनों से मैंने भी अपने भावनाओं को दबाए रखा था, इसलिए मैंने कहा, अब तू अपनी उलझ को खत्म कर। मुझे पता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। मुझे भी एक पुरुष का प्रेम चाहिए। अगर वह मुझे पति से नहीं मिलता तो क्या हुआ, मेरा देवर तो मुझ पर अपना जीवन न्यौछावर करता है। फिर हमने एक दूसरे को मजबूती से गले लगाया और अपने मन की सभी भावना को एक दूसरे के सामने स्वीकार कर लिया। दीपेश ने कहा, भाभी कल हम एक नई मूवी का प्लान फिक्स करते हैं। कल हमें कोई अलग बहाना देना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर हम दोनों हंसने लगे। तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुल गया। जब मैंने मुड़कर देखा तो वहां अनिल और सासू माँ खड़े थे। हमें एक दूसरे की बाहों में देखकर अनिल मुझ पर गरज उठा। उसने कहा, नाव्या, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बिगड़ चुकी हो। मैंने 2 दिन तुमसे दूरी बनाई और तुम मेरे छोटे भाई पर नजर रखने लगी। सच में माँ जो कह रही थी वह एकदम सही है। तुम बुरी औरत बन गई हो। अगर मैं तुम्हारे हाथ में नहीं आया होता तो तुम अपने देवर पर ही नजर रखती हो। अनिल मुझे यूं ही दोष दे रहा था जैसे उसने मुझे सच्चाई से प्यार दिया हो। मैंने कहा, अनिल, तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई? हमारी शादी को आज 1.5 महीने हो गए हैं। पिछले 1.5 महीने में तुम एक बार भी मेरे पास नहीं आए, नहीं मुझे कहीं घुमाने ले गए। अगर तुम्हारे पास कोई भावनाएं नहीं थी तो तुमने शादी क्यों की? मैंने उसे ऊंचे स्वर में जवाब दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि अब अनिल को अपनी गलतियों का पता लगाना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से मैं और दीपेश सिर्फ नाटक कर रहे थे। हम दोनों को ये पता था कि सासू माँ और अनिल हमारी बातें सुन रहे थे और हम इशारों में ही एक दूसरे से बात कर रहे थे। अनिल अपनी माँ की नज़र में पूरी तरह फंस चुका था। मैंने कहा, अगर तुम्हें कभी अपनी पत्नी के प्यार का एहसास नहीं होगा तो अब मैं भी यहाँ नहीं रहने वाली। जैसे ही मैं वहाँ से जाने लगी, दीपेश ने मुझे रोक लिया। उसने कहा, भाभी, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, क्योंकि आज माँ ने जैसे अपने सौतेले बेटे का जीवन बर्बाद किया वैसे ही कल वह मेरा भी जीवन बर्बाद कर देगी। माँ हमेशा भाई और मुझ में भेदभाव करती रही है। भाई को भले ही यह ना दिखाई देता हो, लेकिन मैं जानता हूँ। अनिल फिर रोने लगा। उसने कहा, मेरी माँ मुझे बहुत जल्दी छोड़ गई। माँ के प्यार के लिए मैं बहुत परेशान हुआ। जब मेरे पिता थे तब भी माँ ने मुझसे बढ़ा प्यार दिखाया। मुझे पता था कि उसकी माँ की मंशा हमेशा स्वार्थी रही है, लेकिन मैंने कभी विचार नहीं किया। मैंने सोचा कि वह मेरी माँ है तो उसके पास मुझसे थोड़ा प्यार तो होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। मैंने सोचा था कि कभी ना कभी मेरी माँ भी मेरा अच्छा सोचेगी, लेकिन दिन बदिन उसने मेरा बुरा ही सोचना जारी रखा। फिर अनिल ने कहा, नाव्या, आज तुम ही नहीं, मैं भी जा रहा हूँ। उस दिन मेरे पति को यह एहसास हुआ कि उसकी सौतेली माँ का प्यार सच्चा नहीं था। उसने अलग रहने का फैसला किया। दीपेश भी हमारे साथ उस घर से निकलने वाला था। हालांकि सासू माँ अनिल की सौतेली माँ थी, लेकिन वह उसकी सगी मासी भी थी। फिर भी उन्होंने अपने बहन के बेटे को हमेशा नज़रअंदाज किया। उन्होंने कभी भी अनिल को अपना नहीं माना। अनिल और दीपेश के बीच के भेदभाव को उनके असली भाई ने भी देखा। दीपेश की भावना अपनी माँ और अपनी भाई के प्रति तुच्छ होता कभी भी स्वीकार नहीं थी, इसलिए उसने भी अपनी माँ को छोड़ने का निर्णय लिया। आगे 10 साल गुजर गए, लेकिन अभी भी दोनों भाई अपनी माँ से नहीं मिले। रिश्तों की खातिर सास को हमारे घर की सीढ़ी चढ़ने नहीं दिया गया। सासू माँ के पास 2 बेटे होने के बावजूद उनके बुरे कर्मों के कारण वह अकेली ही रह गई। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।